नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के बहुचर्चित उस जिले के जिला प्रमुख जो धौलपुर है। हम कहें चर्चा के माध्यम से चंबल वहां से है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहीं से निवास करती हैं, वहीं की रहने वाली हैं, वहां की महारानी हैं और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाएं लगती हैं। धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ में हैं जो वहां के जिला प्रमुख हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान में जो जिला प्रमुख कम एज के बने हुए उनमें से एक धर्मपाल सिंह जी भी हैं। डॉक्टर साहब आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत। बड़ी कम एज में आपने डॉक्टरशिप भी की बीडीएस में, लेकिन राजनीति को चुना आपने। फादर 2003 में विधायक का चुनाव भी लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद मेरी चाची को ऐसे प्रधान रहने का भी मौका मिला। तो सर ये समझिए कि फादर की ही वजह से मुझे आके का मौका मिला और उन्हीं के सहयोग से और पार्टी के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मैं आज जिला प्रमुख हूँ। जी, खुद भी लड़ सकते थे वो जिला प्रमुख, आपको उन्होंने राजनीति में उतारा। सर इसका मायना सर मैं पूरा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज, ग्रामीण विकास पंचायती राज राजस्थान से लागू हुआ था और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल की कि एजुकेटेड लोग आए, नया यूथ आए, नए लोग आए, क्योंकि मैं मानता हूं हिंदुस्तान में ज्यादातर जो लोग हैं, हम सब लोग हैं, वो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। पूरा हिंदुस्तान बसता है ग्रामीणों में। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छी सोच है कि अगर ग्रामीण साइड में सरपंच हो, प्रधान हो या जिला प्रमुख हो, अगर वो एजुकेटेड लोग बनेंगे तो आई थिंक बेटर कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेटर कुछ सुविधाएं दे सकते हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, उनको पब्लिक तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और मे बी एक जो डिस्टेंस है पुराने पॉलिटिशियंस में मे बी शायद कम हो। मेरे ख्याल 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं आप। मैं सर अभी 3 साल कंप्लीट किया हूं मैं। 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे और चौथा साल आपका चल रहा है। 19 में आपका इलेक्शन ड्यू होगा जी। कुछ ऐसा देखा आपने कि वास्तव में अभी भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं जो पंचायती राज जिस मजबूती के साथ में लागू होना चाहिए था। संविधान में जो संशोधन किया गया, अधिकारों की बात की पंचायती राज की, वो उस तरह से मिल पा रहे हैं? सर अधिकार पहले जो थे आज भी अधिकार वही हैं। हो सकता है कि अधिकारों का जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिला प्रमुख हो या प्रधान हो या सरपंच हो, कहीं ना कहीं हमें अधिकार में ऊंचा नीचा हुआ है तो कई फायदा भी हुआ है। मैं मानता हूं कि जिला परिषद एक इंडिविजुअल इतनी बड़ी बॉडी है, जब जिला परिषद की मीटिंग्स होती हैं या पूरा हम लोग सब प्रोवाइड करते हैं, जो जैसा कि 5 डिपार्टमेंट हैं, एज ए जनप्रतिनिधि हमें पूरा अधिकार है मॉनिटरिंग का। रही बात कि हम कहीं कोई खामियां देखते हैं तो पूरा अधिकार है कि हम उसकी कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपना सीईओ उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित कर सकते हैं। अधिकारों में मैं मानता हूं कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अधिकार कम हुए हैं या बढ़े हैं। अधिकार पहले थे, आज थे, समय के हिसाब से समय परिवर्तन हुआ। आज भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि को मैं उस रूप में देखता हूं कि जनता जो जनप्रतिनिधि को बनाती है एक सही रूप में एक उनका साथी और वकील है कि उनको किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाए। अगर किसी एक जनप्रतिनिधि को जनता को अगर लाभ दिलवाना है, व्यक्तिगत रूप से दिलाना है, मैं मानता हूं उसके लिए पूर्णतः अधिकार है। आप उनको हर चीज में, हर योजना में आपको गिनाऊंगा तो मैं खुद सोचता हूं कि इतनी सारी योजनाएं हैं। डॉक्टर साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं अक्सर ये देखता हूँ, कई बार इस तरह की चीजें सामने आई हैं कि जिला प्रमुख और सीईओ के बीच मनमुटाव है, प्रधान और विकास अधिकारी के बीच बात नहीं पट पा रही है। क्या है वजह कि ऐसी स्थितियां बनती हैं? ब्यूरोक्रेट्स या जो विकास अधिकारी कोई भी लगते हैं वहां पे पंचायत समिति में, जिला परिषद में, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, क्योंकि जिला प्रमुख होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है, वो अपने तरीके से चलाना चाहता है। समन्वय का अभाव रहता है या फिर ईगो की प्रॉब्लम होती है? वजह क्या है? सर जैसा कि दोनों की जो जिम्मेदारी है, जिला प्रमुख और एचसीओ, ये एक समन्वय है गवर्नमेंट बॉडी और जनप्रतिनिधि के बीच का, जिला परिषद को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ईगो प्रॉब्लम नहीं है, पर कई ऐसे सारे इश्यूज हो जाते हैं मे बी, जिससे या तो हमें चीज की जानकारी पूरी नहीं होती या कुछ ऐसी चीजें होती है कि हम उसको बस कराना है। पर मैं मानता हूं
इस समय वो समन्वय है। क्योंकि एक चीज देखिए सर, पहले उस जमाने में, हम पुरानी बात करें क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अनुभव नहीं है राजनीति का, पर मैं बस ये कहना चाहूंगा, जब पुराना समय था उस टाइम एजुकेटेड लोग, और जो सिस्टम आज है पंचायती राज में कि पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों को मौका मिला है, तो आप देखिए वो समन्वय आज है। क्योंकि पहले हम देख ही नहीं पाते थे कौन सा काम कराना है, कौन सा नहीं कराना है। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी की मानसिकता भी दूसरी हो जाती है, या कई जनप्रतिनिधि की मानसिकता हो। पर मैं आज मानता हूं सर, ऐसा कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मैटर्स हो जाते हैं पर्सनली, ये पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, पर अभी आप देख रहे हैं, मैं जिला परिषद की बात करूंगा, पूर्णतः जिला प्रमुख एज ए पर रूल्स किसी को भी लाभान्वित करना चाहता है, वहां के निवासियों को, या कोई भी सरकार की योजना का इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो फुल फ्लैश है, कर सकता है। नो डाउट एज ए सीओ, एज ए जिला प्रमुख समन्वय से ही कार्य चलता है। बाकी स्थितियां सर, क्योंकि कई बार हम इन जनप्रतिनिधियों को कहते सुनते हैं, जिला प्रमुख हों या फिर पंचायत समिति के जो प्रधान है वो हों, कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। विधानसभा में भी एक दो बार इस तरह के मामले आए हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी जैसे चाहते हैं वैसे नहीं करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मनमर्जी थोपी जाती है अधिकारियों पे, वो नहीं करना चाहते हों? मे बी दोनों चीजें हो सकती हैं, पर जैसा कि मैं बताऊं, ऐसी चीजें आती है, नो डाउट आती हैं। आप किसी काम को कराना चाहते हैं, कई बार ऐसी चीज आ जाती है कि वो काम किस रूप में हो सकता है, हम किस रूप में चाहते हैं, तो कई स्थितियां ऐसी हो जाती है। पर मैं मानना है कि जैसे मैं हूं, अगर मेरे साथ भी ऐसी स्थिति अगर आई है या आती है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप अपने सीनियर लीडर्स को साथ लीजिए, संगठन को साथ लीजिए, जिससे भी आप संबंधित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूं, तो मैं पूरा संगठन का सहयोग, अपने लीडर्स का सहयोग लेके, आप कहीं गलत है तो आपको पूरा अधिकार है कार्रवाई करने का, उनके अगेंस्ट जाने का। क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है, हम सीखते ही हैं कि हम गलत ना करें तो गलत सहन भी न करें। तो सर ये समन्वय डिपेंड करता है कि आप किसी काम को चाहते हैं तो आपको पूर्णतः उसकी जानकारी हो। आपको ऐसे जिले का नेतृत्व करने का अवसर मिला है जहां की से निकली हुई हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वहीं की हैं, वहां की पूर्व महारानी हैं, और धौलपुर, झालावाड़ और धौलपुर दो ऐसे हैं कि जो केंद्र बिंदु होते हैं, वो अपना घर है उनका। तो एक मुझे लगता है कि वहां पे योजनाएं भी काफी लेकर के गई हैं, तो करने को बहुत कुछ मिला है आपको अगर देखा जाए तो जिले के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी क्या पोजीशन है विकास की? सर नो डाउट ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं धौलपुर का निवासी हूं, जहां से हमारी महारानी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी, उनके नेतृत्व, उनके जिले में मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए वास्तव में गर्व की बात है। मैं आपको बताऊं सर, एक जो चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर को दी है, आज तक मैं 50 साल की मेरी उम्र तो नहीं है, पर मैं लोगों से सुनता हूं कि 50 साल की जो स्थितियां हैं वो आज आप देख सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं, जैसा कि जिस विधानसभा में मैं रहता हूं, वहां ये स्थिति थी कि मैं जिला प्रमुख नहीं था उससे पहले, अभी तक की कंडीशन, कॉलेज नहीं, रोड नहीं, कुछ स्थितियां नहीं थी। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट ही नहीं, मैं जब मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी बनी थी, तो हम धौलपुर वाला सभी लोगों को बुलाया, बड़ा विचार विमर्श हुआ कि धौलपुर में क्या चीजें की जाएं, संगठन के लोग, हमारे एमएलए, ऐसे मैं जिला प्रमुख, हमारे सांसद जी। पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही सांसद दुष्यंत जी, हमारे राजा साहब की। क्यों, देखिए आप, 2 ब्लॉक ऐसे थे हमारे, राजा खेड़ा बसेड़ी, जहां अभी तक कॉलेज नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां कॉलेज दी। एक बहुत बड़ी योजना जो धौलपुर कहीं ना कहीं उससे पीछे था, चंबल लिफ्ट परियोजना, क्योंकि धौलपुर हम चंबल किनारे रहते हैं, हमें पानी की समस्या थी। ऐसा नहीं है, पिछली सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, पर हमारा नसीब था कि, या बदनसीबी बोलेंगे कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम ये प्रयास पूरा नहीं हो पाया। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार में, इस शासन में धौलपुर को बहुत बड़ी सौगात दी सर, 800 करोड़ की चंबल लिफ्ट परियोजना, जिससे लगभग धौलपुर, राजाखेड़ा और सैंपो ब्लॉक ऑलमोस्ट सभी कवर होते हैं, और पीने के लिए जो पानी और सिंचाई की जो व्यवस्था की है, बहुत सारी ऐसी चीजें। एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा यहाँ पे कि इतने वर्षों बाद धौलपुर अगर विकास से पिछड़ा हो, क्योंकि ये कहा जाता है, देखिए वहाँ माइनिंग वहाँ पे है, पानी वहाँ से निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी को मोहताज है, बिजली नहीं मिल पाती है। अभी भी जो धौलपुर की स्थिति है, कई बार लोग बयां करते हैं कि गाँव में बड़े विकट हालात हैं, सड़कें नहीं है,
विकास जिसे कहें कि विकास हुआ नहीं है, ऐसी चीजें सामने आती हैं। देखो, इसका मैं पूरा श्रेय जिनको देना चाहूंगा, जो हमारी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनकी जब भी सरकार रही, या ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे धौलपुर में हैं जो अपोजिशन पार्टी के हैं, विपक्ष के हैं, जिनको कई बार मंत्री बनने का, और जो महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं सरकार के, गृह विभाग हो या फाइनेंस विभाग हो या इरिगेशन विभाग हो, उनको मौका मिला। पर मैं मानता हूं उन्होंने अंग्रेजों की नीति जो अपने देश में थी कि युवाओं को पढ़ने मत दीजिए, जिससे वो आपसे पूछ ना पाए कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, रोका उनको पढ़ने से रोका। इसी का कारण था कि जो कॉलेज एक वित्त मंत्री के लिए उसके कार्यकाल में होना चाहिए था, हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि मानता है कि और सोचता है कि जो जनता है वो उसका परिवार है, उसको चलने के लिए सड़क मिलनी चाहिए, उसको समय पे बिजली मिलनी चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, और उसके बच्चों को एक शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं धौलपुर के जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी। डॉक्टर साहब, एक मैं बात जानना चाहूंगा, ये बात सही है कि दूसरी पारी वसुंधरा जी ने खेली अभी एज ए सीएम, उससे पहले भी वो केंद्र में मंत्री रही हैं, लेकिन धौलपुर प्रदेश के उन पिछड़े जिलों में आज भी अपना नाम दर्ज कराता है कि जहां विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। ये कहें कि जो बॉटम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विकास के लिए, उनमें से एक धौलपुर की। सर, आज की कंडीशन देखें तो आज बदलता धौलपुर है, क्योंकि आज हर चीज धौलपुर में उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई, जैसा कि मैं इस बजट की बात नहीं करता, मैं इस बजट से पूर्व की बात करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर में 100 करोड़ का बड़ा हॉस्पिटल भी दिया कि धौलपुर के निवासियों को बाहर ना जाना पड़े। हमारे बसेड़ी, राजाखेड़ा महाविद्यालय दिए। अभी इस बजट में आपने देखा कि धौलपुर को एक मेडिकल कॉलेज मिला, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी पहल है, एक हवाई पट्टी के लिए भी। और अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा कि राजस्थान के 13 जिले जहां पर पानी की समस्या है, उसमें धौलपुर को भी सम्मिलित किया है, और एक बड़ी योजना 37,000 करोड़ की जो उन्होंने बनाई है, उसके लिए भी वो प्रयासरत है। आप जो चीज कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार जब मुख्यमंत्री थी, तब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो एमएलए थे वो कांग्रेस के थे, तो एक जो तालमेल जो होता है, एक जो कड़ी से कड़ी जोड़ने का, इस बार देखिए आप उपचुनाव की बात करें, पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताकर जो भेजा, जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने जताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना मांगे इतना कुछ दिया धौलपुर को। मैं मानता हूं कि आज धौलपुर क्या किसी से पूछें कि बदलता हुआ धौलपुर में क्या कुछ नहीं हुआ। आप टूरिज्म की बात करें तो आज मचकुंड की बहुत अच्छी हालात है। आज अगर हम बात करते हैं कि कॉलेजेस हैं, स्कूल्स मैडम ने जो बढ़ाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो धौलपुर को दी हैं। नो डाउट सर, समझते हैं एक जिले में मेडिकल कॉलेज होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धौलपुर की एक बड़ी वजह ये तो नहीं रही है कि वहां पे जो अपराध का एक ग्राफ रहा, ये कहें कि अपराध का एक गढ़ भी रहा है धौलपुर, डकैतों का आतंक रहा है। कोई बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वहां विकास नहीं हो पाया, इस वजह से अधिकारी दिन के समय खिलाफ रात को काम नहीं कर सकते थे, सड़कें नहीं बन पाई, ये कारण रहा है। सर, मैं भी इस चीज को बड़े ढंग से मैंने देखा ये 3 साल के अंदर, कि लोग यही चर्चा करते थे, जब हम जयपुर की बात करें या भरतपुर कहीं भी बात करते हैं, तो ये बात आती थी कि धौलपुर डकैत रहते। पर मैं आपको बताऊं सर, हमारा धौलपुर के लोग हैं, मैं मानता हूं धौलपुर से अच्छे लोग कहीं नहीं है। रही डकैतों की बात, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो जिला है वो यूपी और एमपी के बीच में। आपने भिंड, मुरैना, आगरा के बारे में सब सुना ही है। तो कई परिस्थितियां ऐसी होती थी कि करके कोई और आता है और वो कहाँ आके बसता है, कहाँ रुकता है, क्योंकि रिवाइंस एरिया है। आप जानते हैं कितना बड़ा चंबल का रिवाइंस एरिया है, वहां कौन रह रहा है। और अपराधियों के लिए बॉर्डर क्रॉस करके जाना, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, और अगर उनकी पकड़ में पुलिस उनको जाए तो 3 डिस्ट्रिक्ट अगर वो क्रॉस करते हैं, जहां तक अपराधियों को बहुत सहयोग मिलता है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश और यूपी और जो चंबल रिवाइंस एरिया है, तो यहाँ ऐसा नहीं है राजस्थान धौलपुर में ही डकैत पैदा हुए हैं। जब भी इतिहास देखते हैं तो आस पड़ोस का जो माहौल था, वो हालात थे, उसका असर था। बाकी धौलपुर
आज की हालात देखिए, हम बिल्कुल ये मान बदनामी की वजह नहीं है, लेकिन नजदीकी की वजह से बदनाम हो गए। क्योंकि हम बॉर्डर पे रहते हैं सर। अब जिला प्रमुखों की बैठकों में भी कई बार आए होंगे। बिल्कुल सर। जो पंचायत राज के साथ में होती है, विभाग के साथ में, वह अधिकारों की बात होती है कि हमें अधिकार और मिलने चाहिए, हमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्हें तोड़ के हमें और ऐसे अधिकार दिए जाएं। कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में मिलने चाहिए अधिकार अभी आप लोगों को? नहीं, कुछ चीजें जैसे आप कह रहे हैं, मैं स्पेशली चाहता था कि हम लोगों ने बात रखी थी, जैसे जिला परिषद सदस्य हमारे होते हैं, क्योंकि उनको ना तो कोई मानदेय होता है। जब जिला प्रमुख चुना जाता है तो सारे इकट्ठे होके उनको वोट करते हैं। जब जिला प्रमुख नॉमिनेट होता है तो हमारा दायित्व भी होता है कि सदस्यों को हम साथ लेके चलें। अब हम हर बार प्रयास किया है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए, सदस्यों के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय हो, मानदेय हो प्रॉपर। और पंचायती राज में पूरा जब भी जिला प्रमुख की देखा जाता है तो पूरा जिला बहुत बड़ा जिला हो जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कुछ राइट्स हैं जो पहले थे, उनमें थोड़ा विस्तार होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जैसे हम सभी जिला प्रमुखों ने रखी भी है। एक दो चीजों के लिए हमें मानदेय का एक काफी लंबे समय से चल रहा है। मानदेय का सर, मैं मानदेय की बात में जरूर कहना चाहूंगा। मैं नो डाउट हम सभी ने ये चीज रखी है कि मानदेय बढ़ना चाहिए, पर हम दूसरे तरीके से देखें, मैं इसको प्लस भी मानता हूं और आप उस चीज की मांग भी करता हूं। बट आप देखिए, मानदेय के अलावा हमें सरकार गाड़ी भी देती है, एक सरकारी, जिसको हमें बंगला भी देती है, हमें एक टेलीफोन भी दिया जाता है, हमें ड्राइवर भी दिया जाता है, पर्सनल पीए भी दिया जाता है। और अगर कोई काम करना चाहता है तो जिला परिषद इतने सारे कर्मचारी, हमारे सहयोगी अधिकारी होते हैं, तो नो डाउट कि इतना कुछ होने के बावजूद हमें लगता है कि फिर भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक विधायक है, उसका जो विधानसभा क्षेत्र है, वो विधानसभा में बैठता है तो उसका जो मानदेय है, तो कभी बार फील होता है कि नहीं, मानदेय होना चाहिए। बट जो फैसिलिटी जिला प्रमुख को मिलती है, आई थिंक राजस्थान में सिर्फ मंत्रियों को मिलती है, विधायक को गाड़ी और सब अलाउ नहीं है। तो ये बड़ा विषय नहीं है। बाकी अगर बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है सर। जिला परिषद, पंचायती राज और स्थानीय निकाय, इनमें 2 बच्चों की सीमा तय की है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि कई परिस्थितियों में किसी के दिव्यांग बच्चा भी है तो उसे 2 यूनिट माना गया है। कुछ ऐसी मांग रखेंगे आप लोग? क्योंकि सरकार, अब वक्त है कि इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, क्वालिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं हम, एजुकेशन की, वो केवल क्या बस जिला परिषद, पंचायत समिति या स्थानीय निकाय, इसको आगे भी बढ़ना चाहिए? देखिए सर, आप आज देख रहे हैं कि मैं डेंटिस्ट हूं सर बाय प्रोफेशन। तो माननीय मुख्यमंत्री जब पंचायती राज में एजुकेशन डाला कि एजुकेशन कंपलसरी है, एजुकेटेड लोग सरपंच बने, प्रधान बने, जिला प्रमुख बने, तो उसी का नतीजा है कि मुझे मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे फैमिली, मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाया कि इसको मौका दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल, मैंने भी प्रयास किया है और मैं भी मानता हूं, और हमारे मंत्री जी ने भी ये चर्चा की है कि किसी के परिवार में अगर दिव्यांग है और ऑलरेडी 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो मैं मानता हूं कि दिव्यांग प्लस 1 बच्चा, उसको 1 यूनिट माना जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसको अगर दिव्यांग के रूप में दिया है तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए उसको भी कि मैं पूरा हूं और पूरा भी नहीं हूं। तो ये मानता हूं, और मैं मुझे पूरी उम्मीद भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उनके सामने अगर ये ऐसा मुद्दा आएगा और हम सब विचार करेंगे, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण विकास उन्होंने मांग रखी थी, और हम भी अपनी तरफ से चाहेंगे कि पूरी कोशिश करेंगे कि दिव्यांग को 1 यूनिट माना जाए। धर्मपाल जी, राजनीति में चलिए, आपने, आपके पिताजी राजनीति से जुड़े रहे, आपने बहुत नजदीक से राजनीति को देखा। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर के आपने पढ़ाई शुरू की, डॉक्टर बन भी गए आप जी, उस वक्त आपने सोचा था कि मुझे राजनीति में जाना है, या पिताजी के आदेश की वजह से आप राजनीति में आ गए? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने जब BDS किया एज ए डेंटिस्ट, मैंने यहाँ कॉलेज में, जयपुर इंटर कॉलेज के अंदर एज ए जूनियर लेक्चरर पढ़ाया भी है, यहाँ क्लिनिक भी मैंने ज्वाइन कर रखा था। जब मुझे घर की तरफ से था कि कोई ना कोई, हमारे जैसे मेरी चाची रही प्रधान, मेरे पिताजी इलेक्शन लड़े, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, घर वालों का आदेश रहा कि, या उनका वो रहा कि डिसीजन कि अगले चुनाव में इसको मौका दिया जाए, क्योंकि इसने एक्सपोजर मैंने ज्यादा देखा, या उनका विश्वास ही कहूंगा मैं, जो मेरे ऊपर था। तो मेरे पिताजी हमेशा इस चीज को रखते हैं कि जनप्रतिनिधि मैं बनूं या कोई भी बने। वही मैंने कहा कि आपके पिताजी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, के लिए पहले आपने सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा? सर पहले मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने हमेशा जीवन में एक चीज सोची थी
कि मैं किसी भी पद या किसी भी विभाग या किसी भी जगह हूँ तो मैं अपना 100% दूं। और जो चीज़ें मुझे फादर से सीखने को मिली है कि एज ए जिला प्रमुख या एज ए उन्होंने प्रधान या जो बने या जिला अध्यक्ष रहे, तो वो हमेशा कहते हैं कि जनता जब जनप्रति हमें बनाती है तो जनता हमारा परिवार है। और मैं मानता हूं कि आप पद पे रहे ना रहे, अपने परिवार को साथ लेके चलें। अब कैसा लग रहा है आपको राजनीति में? सर, ये राजनीति इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज हर समय सोचना पड़ता है कि हम पूरा प्रयास करना पड़ता है कि हम अपने परिवार के लोगों को, जो हमारे वोटर हैं उन्होंने हमें दिया है, वो सिर्फ हमारे एक वोटर नहीं है, परिवार, हमें उनको ज्यादा संतुष्ट करना है। तो हमें जिम्मेदारी है सर, बड़ी कांटों का ताज है ये। आपका मैं छोटा सा सफरनामा चाहूंगा कि धर्मपाल सिंह जिला प्रमुख तक कैसे पहुंचे, कहां से स्टार्ट किया आपने स्कूलिंग? सर, मैंने अपने राजाखेड़ा पीडी कॉन्वेंट स्कूल से 10th किया था सर। मैं वहाँ स्कूल में टॉपर रहा 10th का। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि राजाखेड़ा से निकला जाए। राजाखेड़ा के अंदर कोई महाविद्यालय नहीं था, तो वहाँ आगे मुझे लगा फ्यूचर नहीं है, तो मैं यहाँ जयपुर माहेश्वरी स्कूल से 12th किया मैंने। फिर मैंने कंपटीशन दिया, तब देखा कि लंबा समय है एमबीबीएस के लिए। मैंने बीडीएस को सिलेक्ट किया कि हर कोई ना कोई विभाग कोई ना कोई तो चूज करेगा ही। मैंने एज ए बीडीएस यहाँ कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जयपुर डेंटल कॉलेज, वहाँ जूनियर लेक्चरर का मैंने प्राइवेट जॉब भी किया था। और उसके बाद जब मुझे राजनीति के रूप में मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे सहयोग से, स्नेह से आज मैं जिला प्रमुख हूँ। तो मैं यहाँ भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो सफर, ईश्वर के आशीर्वाद, जनता के सहयोग से, जो माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद है जो मुझे मिला है, उस पर मैं 100% खड़ा होके दिखाऊं। नेक्स्ट स्टेप सर, मेरा यही है कि अभी तो मैं जिला प्रमुख हूं ही, बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि जब भी मुझे मेरे परिवार, मेरी जनता जब मुझे मौका देगी एमएलए जरूर बनूंगा जनप्रतिनिधि के रूप में, तो मैं स्वीकार करूंगा। और बाकी सर, मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ। मैं इस चीज को बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं डॉक्टर भी हूँ। हमारी सबकी मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो मिलती नहीं है। ये बात अक्सर आजकल चर्चाओं में है, बाई इलेक्शन के बाद में है कि विधायकों से नहीं मिलती हैं, मंत्रियों से नहीं मिल पाती हैं। तो ये धौलपुर के लोगों से भी गैप है इस तरह का? नहीं सर, ऐसा कोई गैप नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं जब भी मुख्यमंत्री जी का धौलपुर आना रहता ही है, हर छोटे से लेके बड़े मुद्दे पे उनका खुद का मॉनिटरिंग भी है। मैं आपको बता दूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 1 साल के आसपास एक विशेष अधिकारी भी लगा रखे हैं, श्रीमान रतनलाल योगी जी, वो एसडी हैं। विशेष कि यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के एमएलए या जिला प्रमुख या जिला अध्यक्ष या मंत्री जी, जो भी लोग हैं, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। प्रॉपर कोई ऐसी समस्या है कि उनके संज्ञान में लानी है तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या है। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, राजनीति में ऐसा क्या देखा आपने जो अभी हो नहीं रहा है और आपको महसूस होता है कि हाँ, मुझे ये करना है और ये राजनीति में होना चाहिए? ऐसा क्या है राजनीति में? मैं मानता हूं कि एज ए जनप्रतिनिधि मैं जिला प्रमुख हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिला परिषद के माध्यम से वहां के लोगों को, प्रॉपर उनका अधिकार है लोगों का कि सरकारी योजनाओं का लाभ तो लें ही, बाकी हर चीज में उनकी भागीदारी है। गवर्नमेंट स्कूल में हो, हॉस्पिटल्स में हो, वहां की एक पढ़े लिखे युवा की भी जिम्मेदारी है कि उसमें अपना पूरा वो सहयोग दे। तो मैं यही मानता हूं कुछ कमियां हैं कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। हम लोग मीन्स मेरे युवा साथी या मेरे बड़े बुजुर्ग, वो सोचते हैं कि यार हम अब 70 साल के हो गए, अब हम क्या सहयोग करेंगे। मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में, किसी भी समुदाय का, वो शिक्षित है या अशिक्षित है, इसको परे रखकर हर किसी की भूमिका है सरकार में, जिले में, वहां के जितनी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें सहयोग, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिला प्रमुख से मैं हट जाऊं तो मेरा मोह पब्लिक के लिए कम हो जाए। नहीं, मैं मानता हूं कि आप पद पर है या नहीं है, आप अपना दायित्व का निर्वह करिए, आपको सफलता मिलेगी सर। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने अपना सफरनामा भी आपने बताया। अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, यंग और एनर्जेटिक लोग राजनीति में आएंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हमें आपसे के लिए दुआएं करेंगे ईश्वर से कि आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएं, और जो आपने सोच रखा है राजनीति में जरूर करें। लेकिन इतना जरूर है कि जिस जनता
ने आपको वोट दिया जिला प्रमुख के लिए, आप उनकी भावनाओं पे खरा उतरें और भविष्य में अगर कभी कोई अवसर मिलता है तो जनता की भावनाओं की कद्र जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।